नेक्स्ट पॉइंट में बता दिया कमिटी क्या होती है, तो डेफिनेशन है। और सेक्शन 21 की बात जो हम पीछे कर रहे थे ना, ये पूरा 21 सेक्शन है जो अब स्टार्ट हो रहा है। तो वहां पे कुछ पॉइंट थे उसमें से, अब यहाँ से पूरा सेक्शन 21 स्टार्ट हो रहा है एंड दिस इज डायरेक्ट लैंग्वेज। इसके अंदर आपको पॉइंट टू पॉइंट सारे क्लैरिफिकेशन मिलेंगे। तो समझो अभी तक जितना भी हमने देखा वो सिर्फ एक बेस या इंट्रोडक्शन ही चल रहा था, टॉपिक यहाँ से शुरू होगा। सेक्शन 21 क्या बोलता है वो समझो। पहला पॉइंट, द IRP shall after coalition of all the claims received and determination of the financial position constitute a committee। हमने देखा the committee shall comprise of all financial creditors of the corporate debtor। स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला कि कमिटी में फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को इंक्लूड किया जाता है, ऑपरेशनल वालों को नहीं। प्रोवाइडेड दैट अ फाइनेंशियल क्रेडिटर और द ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच क्रेडिटर रेफर्ड टू इन द गिवन सेक्शन, if it is a related party of the corporate debtor, shall not have any right of representation, participation or voting in a meeting of the committee of creditors। ये इम्प्लाइड सी बात है। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स में से कोई भी ऐसा इंसान हो जो कॉर्पोरेट डेटर का रिलेटेड पार्टी हो, उससे कनेक्टेड हो, तो उसको तो वोटिंग राइट मिलना ही नहीं चाहिए। तो वही बात यहाँ पे क्लैरिफाई कर दी कि ना उसको राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन होगा, ना पार्टिसिपेशन का राइट मिलेगा, ना वोटिंग का राइट मिलेगा। मतलब आप कमिटी से दूर रहो, मीटिंग से दूर रहो। ये वैसे ही जैसे अपन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं बोर्ड मीटिंग में, कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, आप उस बोर्ड मीटिंग को अटेंड मत करो। बोलने का राइट तो नहीं मिलेगा, अटेंड करने का राइट भी नहीं मिलेगा और वोट करने का राइट भी नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली सिमिलर पॉइंट। नहीं, वो आ सकते हैं ना, होल्डिंग सब्सिडरी एटसेट्रा, सारा सब लोग आ सकते हैं। तो सब पैसा तो दिया ही ना, राइट ले लिया। अरे वो डेटर की साइड लेंगे ना भाई। हाँ, तो कोई घर का ही पैसा हो गया ना, हाँ तो साइड लेंगे ना। Provided further that the first proviso shall not apply to a financial creditor who is regulated by a financial sector regulator if it is a related party of the corporate debtor solely on the account of conversion or substitution of debt into equity or instruments convertible into equity shares or completion of such transaction as may be prescribed prior to the insolvency commencement date। बात समझे क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, वो हिस्सेदारी में कन्वर्ट प्रमोटर में बैंक वगैरह आएंगे। तो क्रक्स क्या निकला, क्रेडिटर में नहीं आएंगे ऐसा बोल रहे हैं? हाँ वही तो अप्लाई नहीं होने का क्या इम्पैक्ट है? आराम से पढ़ के बताओ ना, अच्छे से पढ़ लो। तुम बता रहे हो कि मुझे आधा क्वेश्चन पूछ रहे हो। यही है कि अगर उन लोगों के जो डेट सिक्योरिटीज है वो इक्विटी में कन्वर्ट हो गए तो फिर वो क्रेडिटर्स रहे ही नहीं ना, वो कंपनी का एक मेंबर बन गए इक्विटी में शेयर्स। और फर्स्ट प्रोविजो क्या बोल रहा था? वो पार्टिसिपेट कर सकते। नहीं मतलब नीचे ना बोला तो ऊपर कर सकते हैं। नहीं, फर्स्ट प्रोविजो क्या बोल रहा था? नहीं कर सकते। रिलेटेड पार्टी है तो मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और सेकंड प्रोविजो उसके बेसिस पे बात कर रहा है, तो क्या बोलना चाह रहे हैं? कौन लोग, कौन है ये लोग? जो कन्वर्टेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हु आर रेगुलेटेड बाय अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर, वैसा हो गया। तो इसमें कौन कौन होंगे? ये FSP वाली कैटेगरी हो गई, बैंक और NBFCs होंगे। वही हो गया ना, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर के थ्रू रेगुलेटेड में कौन होते हैं? बैंक्स और NBFCs। ये अपन ने पढ़ा था पहले, FSP वाला पार्ट। शॉर्ट स्टोरी ये है, फर्स्ट प्रोविजो में ऐसा बोला कि अगर आप रिलेटेड पार्टी हो एज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर, इफ यू आर रिलेटेड पार्टी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, मीटिंग से बाहर रहो, वोटिंग से बाहर रहो, रिप्रेजेंटेशन आपका नहीं कर सकते, अलग रहो। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल क्रेडिटर हो जो जिसका कोई फाइनेंशियल रेगुलेटर है, मतलब आप RBI के अंडर आते हो, तो दैट मीन्स यू आर अ बैंक और एन NBFC या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, और आपने इस कंपनी को डेट दिया था और आपके डेट का कुछ हिस्सा आपने इक्विटी में कन्वर्ट करवाया है मजबूरी में बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस प्रोसेस, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कन्वर्जन आप रिलेटेड पार्टी नहीं माने जाओगे। बिकॉज सबको पता है कि ये मजबूरी में हुआ है, करना पड़ा, क्योंकि इनके पास इतने पैसे थे नहीं कि पूरा डेट चुका सके, तो डेट का कुछ हिस्सा इक्विटी में कन्वर्ट हुआ है। तो जस्ट बिकॉज इक्विटी में कन्वर्ट हो गया, अब बैंक कमिटी ऑफ क्रेडिटर से बाहर हो गई, ये तो बात समझ में नहीं आई, क्योंकि वो लोग तो अलग ही पार्टी है। अब SBI बैंक किसी कंपनी के घर की पार्टी थोड़ी ना है, वो तो एक अलग एंटिटी है जिसका अपना रेगुलेटर है। उसका दिया हुआ डेट अगर कुछ पोर्शन तक इक्विटी में कन्वर्ट किया गया है तो SBI ने भी दिल पे पत्थर रख के ही किया होगा मजबूरी में, यार ये तो ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। और जैसे ही कन्वर्ट किया, बोले अब तो हम रिश्तेदार हो गए, ठीक है, अब आप मीटिंग में नहीं आ सकते, घर पे आओ,
मीटिंग में मत आना। तो ये कैसी बात हुई? तो वैसा नहीं होगा। तो सेकंड प्रोविजो में जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं जिनको रेगुलेट करने वाला कोई रेगुलेटर है, दैट मीन्स आरबीआई हो सकती है, तो उन लोगों पे फर्स्ट प्रोविजो एप्लीकेबल नहीं होगा। दैट मीन्स वो लोग रिश्तेदार होते हुए भी मीटिंग में आके बोलने का राइट रखते हैं और वोटिंग पावर उनको मिलेगा। ये बात ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 6 एंड 6 कैपिटल ए, नेक्स्ट पेज पे है वो, where the corporate debtor owes financial debts to 2 or more financial creditors as part of consortium or agreement. Each such creditor shall be part of the committee and their voting share shall be determined on the basis of financial debts owed to them. सिंपल कर देते हैं। जिस कंपनी ने जिससे लोन लिया है वो कंसोर्टियम है। कंसोर्टियम का मतलब होता है ग्रुप, एक से ज्यादा लोग हैं, 2 बैंक्स ने मिलकर आपको लोन दिया। और बड़े सिंडिकेट बोरोइंग में ऐसे ही होता है, भाई मुझे चाहिए 5,000 करोड़, मैं गया एसबीआई के पास, एसबीआई बोले यार ये तो ज्यादा अमाउंट है, एक अकेला मैं तुझे 5,000 करोड़ दूं तो कल को मैं अकेला डूबूंगा, रुको मैं बैंक ऑफ बड़ौदा से बात करता हूँ, पंजाब नेशनल बैंक से बात करता हूँ, उन दोनों को बोलता हूँ भाई 3,000 करोड़ की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, 1,000 करोड़ का लोन तुम दे दो, अपन मिलकर लोन दे देते हैं। दैट इज कंसोर्टियम, ग्रुप, सिंडिकेटेड बोरोइंग। अब यहाँ पे ऐसा है कि 3 लोगों ने मिलकर मुझे लोन दिया है। अब जब पंगा हुआ है तो ये तीनों फाइनेंशियल क्रेडिटर हुए ना, तो कमिटी में किसी एक को इन्वॉल्व करूं या तीनों करना पड़ेगा? तीनों करना पड़ेगा, इम्प्लाइड सी बात है, बस ये बोला हुआ है। वोटिंग राइट्स उसको ज्यादा मिलेंगे, हाँ वो तो इम्प्लाइड है, बट पार्टिसिपेशन इन द मीटिंग एज कमिटी मेंबर वो राइट तो सबको मिलना चाहिए ना, जितने भी फाइनेंशियल क्रेडिटर है वैसे, ठीक है। तो कंसोर्टियम का मतलब ग्रुप होता है, वेयर एनी पर्सन इज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर एज वेल एज एन ऑपरेशनल क्रेडिटर। अभी तक बात यही समझ आ रही है कि सीओसी में सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को ही मेंबर बनाते हैं, बट अगर कोई एक पार्टी फाइनेंशियल क्रेडिटर भी है और ऑपरेशनल क्रेडिटर भी है, एक ही पर्सन है जो दोनों कैपेसिटी में है, तो फिर उसको अलाउ करे कि डिसअलाउ करे? तो बोलेगा यार फाइनेंशियल क्रेडिटर तो हूं ना मैं, बोले नहीं पर आप तो ऑपरेशनल क्रेडिटर भी हो, उनको तो अंदर घुसने नहीं देते, तो आप बाहर जाओ। बोले यार ये कैसी बात हुई, फाइनेंशियल क्रेडिटर हूँ वो चीज को देखो ना, साथ में ऑपरेशनल क्रेडिटर भी हूँ तो वो तो एडिशनल पार्ट हो गया। तो यहाँ पे यही बोला कि अगर एक ही पर्सन दोनों कैपेसिटी में है तो जस्ट बिकॉज वो फाइनेंशियल क्रेडिटर है उसको कमिटी में अलाउ करना पड़ेगा। हाँ, उसके वोटिंग पावर्स, उसके डिसीजन राइट्स उतने ही रेशियो में उसको मिलेंगे जितने एक्सटेंट तक वो फाइनेंशियल डेट दिया है इसमें। ऑपरेशनल डेट के बदले उसको कोई वोटिंग पावर नहीं मिलने वाला, तो उसका ऑपरेशनल क्रेडिटर होने का कोई अनड्यू एडवांटेज उसको हम मीटिंग में नहीं देंगे। सिंपल सी बात है भाई, उसने एज अ फाइनेंशियल डेट हमें 10 लाख रुपए दिए और एज अ ऑपरेशनल डेट उसने 5 लाख दिए, तो हमने तो उसको 10 लाख की वजह से मीटिंग में इंक्लूड किया, तो उसका क्लेम कितने का माना जाएगा इस मीटिंग के पर्पस के लिए? 10 लाख। और जब मीटिंग में सबको वोटिंग राइट प्रो रेटा बेसिस पे मिलता है अपनी अपनी डेट के हिसाब से, तो उसका डेट 10 लाख ही गिना जाएगा। 5 लाख है लेकिन वो इस मीटिंग में उसका कोई मतलब नहीं। वैसे सिंपल स्टोरी होगी, ये होना चाहिए। देख लो, सच पर्सन शैल बी अ फाइनेंशियल क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ द फाइनेंशियल डेट ओड बाय द डेटर एंड शैल बी इंक्लूडेड इन द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स with voting share proportionate to the extent of financial debt owed to such creditor। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया वैसा उसके ऑपरेशनल डेट्स कितने हैं उसका इस मीटिंग में और उसके वोटिंग राइट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, उसको आप गिनो ही मत, भूल जाओ उसको। पैसा मिलेगा लेकिन यहाँ पे उससे कोई मतलब नहीं। Such person shall be considered to be an operational creditor to the extent of the operational debt owed by the corporate debtor to such creditor। ये तो दूसरा पॉइंट हो गया कि भाई सीधी बात है, आपने जिस कैपेसिटी में जितना पैसा दिया आपको उसी कैपेसिटी में ट्रीट किया जाएगा। आपने 10 लाख दिया है एज अ फाइनेंशियल डेट तो आप 10 लाख रुपए के फाइनेंशियल क्रेडिटर हो, और आपने 5 लाख दिया है एज अ ऑपरेशनल डेट तो आप 5 लाख के ऑपरेशनल क्रेडिटर हो, तो आपको दोनों कैपेसिटी में अलग अलग काउंट करें। सिंपल। नेक्स्ट, वेयर एन ऑपरेशनल क्रेडिटर हैज असाइंड और लीगली ट्रांसफर्ड एनी ऑपरेशनल डेट टू अ फाइनेंशियल क्रेडिटर। देखो जुगाड़ समझ आया, ऑपरेशनल क्रेडिटर को मीटिंग में घुसना है, बोले यार मेरे को अलाउ नहीं कर रहे, मैं काम करता हूँ मेरा डेट किसी बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंशियल क्रेडिटर को पास ऑन कर देता हूँ मैं उससे पैसे ले लेता हूँ, तो मतलब मेरा डेट मैं उस पर पास ऑन कर देता हूँ, तो ऑपरेशनल डेट बन जाएगा फाइनेंशियल डेट। तो अब तो फाइनेंशियल क्रेडिटर है ना, तो वो तो जाएगा मीटिंग में, मैं पूछ लूंगा उसे क्या बातें हो रही है वहां पे, बोले बात तो पता लगा ही लूंगा। ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपने अपना ऑपरेशनल डेट किसी को असाइन किया तो जो जिसको असाइन किया वो भी ऑपरेशनल क्रेडिटर ही माना जाएगा। तो अगर आप इस पर्पस से असाइन कर रहे हो कि मेरे को मीटिंग का एक्सेस मिल जाएगा, मैं कमेटी का हिस्सेदार हो जाऊंगा, मेरे पैसे पहले निकल आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वो पॉइंट क्लियर कर दिया। आगे लिखा है, द असाइनी और ट्रांसफरी shall be considered as operational creditor
टू द एक्सटेंट ऑफ सच असाइनमेंट और लीगल ट्रांसफर। समझ आया? जिसको मैंने डेट पास ऑन किया वो भी ऑपरेशनल क्रेडिटर ही माना जाएगा, और जो डेट उसके हाथ में है, उसके सिर पे है अब, या उसको क्लेम करना है, तो वो भी ऑपरेशनल डेट की तरह ही क्लेम कर पाएगा। तो कमिटी में एंट्री ऐसे पास ऑन करके तो नहीं मिलेगी, कहने का सिंपल मतलब ये है। तो सर फिर फाइनेंशियल क्रेडिट के रिलेटेड तो वो जा ही सकता है ना, जो ट्रांसफर किया है उसमें वो नहीं जा सकता ना। नहीं, यहाँ पे ये बंदा सिर्फ ऑपरेशनल क्रेडिटर ही है। 5th पॉइंट में ऊपर वाले पॉइंट से लिंक मत करो, 4th वाला सब सेक्शन तो खत्म हो गया। पर इसमें अगर कोई बैंक को ट्रांसफर कर रहा है, हाँ, पर अगर वो बैंक का खुद का पैसा लगा हुआ है तो फिर वो अपने आप को प्रेजेंट करे तो अलग बात है, लेकिन बैंक नहीं कनेक्टेड है तो फिर नहीं जा सकते, तो वो ऑपरेशनल क्रेडिटर ही मानी जाएगी। आप बैंक को खुद ऐसे मत देखो कि बैंक ने भी तो लोन दिया होगा, नहीं दिया है ऐसा मान लो ना। ऐसी कोई बैंक को डेट ट्रांसफर किया जिस बैंक का इस कॉर्पोरेट डेटर से कोई लेना देना नहीं है। हर बैंक ने हर कंपनी को लोन दिया हुआ होता ही, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, ठीक है। तो जिस बैंक की बात हो रही है उसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं, कोई डेट्स नहीं है, तो वो ऑपरेशनल क्रेडिटर ही मानी जाएगी वैसा इस कैपेसिटी में। हाँ, अगर साथ में उन्होंने कुछ पैसा दिया है तो फिर वो कैपेसिटी अलग होगी, वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। सबसेक्शन 6, ये पीछे बात हो रही थी ना 6 और 6A सब्जेक्ट 2, तो सबसेक्शन 6 क्या बोल रहा है? वेयर द टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल डेट एक्सटेंडेड एज अ पार्ट ऑफ कंसोर्टियम अरेंजमेंट और सिंडिकेटेड फैसिलिटी, अभी मैंने आपको मीनिंग समझाया, प्रोवाइड फॉर अ सिंगल ट्रस्टी और एजेंट टू एक्ट फॉर ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। Each financial creditor may authorize the trustee or agent to act on his behalf in the committee to the extent of his voting share, represent himself in the committee of creditors to the extent of his voting share, appoint an IP at his own cost to represent, or exercise his right to vote to the extent of his voting share with one or more financial creditors jointly and severally। ये options हैं। आप एक financial creditor हो जिसने एक corporate debtor को financial debt दिया है, लेकिन आपने अकेले डेट नहीं दिया है, आप लोगों ने सबने मिलके ग्रुप में एज अ सिंडिकेट लोन प्रोवाइड किया है। तो आप SBI हो, आप पंजाब नेशनल बैंक, आप बैंक ऑफ बड़ौदा, आप HDFC बैंक, आप सब लोगों ने मिलके लोन दिया है। अब बात यह है कि जब कमेटी में जाना होगा तो कैसे जाएं? तो यू हैव योर चॉइस, या तो आप इंडिविजुअली खुद आओ और अपना वोटिंग राइट खुद यूज करो एज एन एंटिटी, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सब लोगों ने मिलकर एक ट्रस्टी अपॉइंट कर रखा था जो आप सबका रिप्रेजेंटेटिव है, तो आप सब लोग अपने ट्रस्टी को भेज सकते हो। आप सबका अपना अपना वोटिंग शेयर तो है, आप उसको बोल दो भाई मेरा वोटिंग शेयर आप यूज कर लेना, ऐसा करके। तो आप ट्रस्टी को भेजो तो भी चलेगा, खुद अकेले जाओ तो भी चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोले नहीं हमको ट्रस्टी को नहीं भेजना, हमें नहीं लगता उतना कॉम्पिटेंट है, आप में से किसी को ऐसा नहीं लगता, तो आप अपना खुद का इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अलग से हायर कर सकते हो अपने कॉस्ट पे और उसको भेज सकते हो। बोले नहीं मैं मेरे किसी CAS को भेजूंगा जिसपे मुझे भरोसा है कि ये वहां पे हैंडल कर लेगा। तो ये सारे ऑल्टरनेटिव्स आपको दिए हुए हैं, जो आपकी इच्छा है इसमें से आप करो, कोई मना नहीं कर रहा। तो अगर आप एक सिंडिकेट का हिस्सा हो जिसने एज अ कंसोर्टियम किसी को लोन दिया हुआ है कॉर्पोरेट डेटर को, तो यू मेक योर ओन चॉइस, या तो आप सबका एक कॉमन ट्रस्टी, या फिर आप खुद जाओ, या फिर आप अपना एक IP अपॉइंट करो, या आप लोग ज्वाइंटली एंड सेवरली मिलकर भी वोट कर सकते हो कि भाई हम 4 में से एक चला जाएगा, हम तीनों के बिहाफ पे वही वोट कर लेगा, वो भी चलेगा। तो ये चारों ऑप्शंस अपनी जगह इक्वली वैलिड है, समझ आए? तो ये है आपका सबसेक्शन 6। नेक्स्ट सबसेक्शन 6A, where a financial debt is in the form of securities। आपने जो कंपनी को लोन दिया था तो उन्होंने सामने आपको को सिक्योरिटीज या डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स दिए थे, एंड द टर्म्स ऑफ द डेट प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी और एजेंट टू एक्ट एज ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव फॉर ऑल द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। सच ट्रस्टी और एजेंट शैल एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सच फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। इट गोज विदाउट सेइंग, जब बात हुई थी, अब कंपनी ने पैसा उठाया तो कंपनी ने डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स दिए थे, ये अपना कंपनी लॉ वाला डिबेंचर डिपॉजिट्स, तो उसमें अपन ने देखा था कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन होता है कि उनको ट्रस्टी अपॉइंट करके देना पड़ेगा, उन्होंने अपॉइंट करके दिया। तो हमने तभी भी पढ़ा था कि कभी भी कुछ पंगा हुआ तो अपने सबकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे कौन जाएगा? ट्रस्टी, ये उसकी ड्यूटीज का पार्ट था बस। तो अभी ट्रस्टी को भेज, तो सीधी बात है, तो ये क्लैरिफाई किया। अब ऊपर वाले पॉइंट में और इस पॉइंट में फर्क क्या है फिर? सबसेक्शन 6 में भी ट्रस्टी की बात हो रही थी, सिक्योरिटीज वाला मतलब हाँ, यहाँ पे सिक्योरिटी सर्टिफिकेट के तौर पे कुछ दिया गया है, बॉन्ड, डिबेंचर, डिपॉजिट, एनीथिंग। वहां पे ऊपर ऐसा कुछ नहीं था, वहां पे वो लोन था जिसके बदले कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं किया गया था, वैसा देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। और यहाँ पे देखो कंपल्शन है, अगर आपने A पॉइंट पढ़ा और ऊपर वाला A पॉइंट आप कंपेयर करो तो यहाँ पे ऐसा बोला हुआ है कि जो जिसको आपने ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव बनाया था ना, शैल एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सच क्रेडिटर्स, किसी को एक्ट करना पड़ेगा इन सबके बिहाफ पे, क्योंकि सिक्योरिटीज वाला पार्ट है। लेकिन ऊपर लोन वाले में क्या था? आपके पास चॉइस थी
कि भाई आपको भेजना है किसी को ट्रस्टी को अपॉइंट करके तो आप भेजो, नहीं तो आप खुद भी जा सकते हो। यहाँ मे नहीं लिखा है, यहाँ शल लिखा है, तो अगर शल पे फोकस करें तो उसका मतलब क्या है कि ट्रस्टी को ही जाना पड़ेगा वैसे। तो सिक्योरिटीज में तो ये पॉइंट रहेगा। दूसरा क्या बोला, वेयर अ फाइनेंशियल डेट इज ओड टू अ क्लास ऑफ क्रेडिटर्स एक्सीडिंग द नंबर एज मे बी स्पेसिफाइड अदर देन द क्रेडिटर्स कवर्ड अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 6, जो ऊपर बात हो रही थी। The IRP shall make an application to the adjudicating authority along with the list of all financial creditors containing the name of an IP other than the IRP to act as their authorized representative। इसका मतलब हम जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, हम चाहें तो हम सब मिलके एक कॉमन आईपी अपॉइंट कर सकते हैं, और वो कॉमन आईपी एनसीएलटी को बताएगा कि भाई इन सब लोगों ने मुझे अपना कॉमन रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया है और मैं इनके बिहाफ पे कमिटी मीटिंग्स अटेंड करूंगा। एनसीएलटी अप्रूवल दे दे तो ठीक है, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को नहीं जाना पड़ेगा, वो अपने बदले एक कॉमन आईपी अपॉइंट कर सकते हैं वैसे। अब इसमें इन्होंने बोला कि ऊपर जो 6 सबसेक्शन का क्लॉज ए है उसमें जो लोग थे उनको छोड़ दो। अब 6 सबसेक्शन में क्लॉज ए में कौन लोग थे? कंपलसरी ट्रस्टी जाएगा सबसेक्शन 6 6A ना, फिर उसमें ऑथराइज्ड ट्रस्टी वो ऊपर वाला पॉइंट, ये वाला नहीं, ऊपर वाले पॉइंट जहाँ जिन्होंने वॉल्यूंटरीली अपना ट्रस्टी अपॉइंट कर ही दिया था, नहीं तो फिर वो कोइंसाइड नहीं हो जाते, वो लोग भी यहाँ कवर हो जाते। तो बोले ट्रस्टी अपॉइंट किया तो है, हम वापस नया आईपी क्यों अपॉइंट करें? तो यहाँ ना 2 ग्रुप बन चुके हैं। जो सिंडिकेटेड लोन वाले थे उन्होंने बोला हम सब ने अपना ट्रस्टी अपॉइंट कर दिया, वो जाएगा, और जो सिंडिकेटेड लोन में सिक्योरिटी वाले थे वो बोले हम अपना सबका एक आईपी अपॉइंट कर रहे हैं, वो जाएगा। तो ठीक है, फेयर इनफ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 2 ग्रुप्स हो गए। तीसरा, where a financial debt is represented by a guardian, executor or administrator, such person shall act as authorized representative on behalf of such financial creditors, and such authorized representative under clause A, B or C shall attend the meetings of the committee and vote on behalf of each financial creditor to the extent of his voting share। ये implied है, वही हो गया ना, गार्डियन नाम दूसरा दे दिया, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के बदले आपने उसको गार्डियन बोल दिया, एग्जीक्यूटर बोल दिया, एडमिनिस्ट्रेटर बोल दिया, सिनोनिम्स ही हो गए। तो आपने ये नाम दे दिया तो भी वो रिप्रेजेंट कर सकता है वैसा। तो उसमें कुछ नई टेक्निकलिटी नहीं है, तो सिंपल ही रखेंगे उसको। सर मोरलेस दोनों के तो सेम ही रहे ना? कौन से दोनों? ये दोनों 16 और 6A में तो हाँ, 6 में ऐसा है कि वहाँ पे सिक्योरिटीज नहीं है, और 6A में सिक्योरिटी, बेसिक डिफरेंस वही है। और अगर सिक्योरिटीज है और ट्रस्टी अपॉइंटेड है तो ट्रस्टी का जाना कंपलसरी है, फिर पार्टीज नहीं जा सकती। लेकिन वहां पे ऐसा था कि वहां आपकी चॉइस थी, वहां आपको खुद जाना है आप जाओ, ट्रस्टी को भेजना है आप भेजो, आईपी अपॉइंट करना अपने अपने खर्चे पे, अपना अपना अलग अलग आईपी करो। आप 4 बैंकों ने साथ में लोन दिया था, आप चारों अपना इंडिविजुअल आईपी अपॉइंट कर सकते हो, तो भी कोई मना नहीं कर रहा। तो 6 में ना फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, आपकी चॉइस चलेगी। 6A में जैसा बोला है वैसे ही करना पड़ेगा अगर आप उस कंडीशन में हो। तो अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, ट्रस्टी अपॉइंट हुआ था, मैंडेटरीली ट्रस्ट डीड बनी थी, तो 6A में ट्रस्टी ही जाएगा। पर 6 में आपकी चॉइस है कि ट्रस्टी को भेजना है कि आपको खुद को जाना है, योर कॉल, वो डिफरेंस। ठीक है, 6B में देखते हैं, रेम्यूनरेशन पेएबल टू ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव्स अंडर क्लॉज A एंड C ऑफ सबसेक्शन 6 कैपिटल A। देख लो कौन कौन से क्लॉज हुए, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला और एग्जीक्यूटर वाला। इफ एनी शैल बी एज पर द टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल डेट और द रेलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन। कुछ पेपर वर्क तो हुआ होगा, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट किया होगा तो कागजी कार्रवाई तो की होगी ना, ओरली तो बोला नहीं होगा, तो उसमें रेम्यूनरेशन और ये सब बातें पहले से लिखवाई होती है। स्टैंडर्ड टेम्पलेट होता है कि इन फ्यूचर कभी ऐसा ऐसा हुआ तो हम आपको रेम्यूनरेशन ऐसे पे करेंगे मीटिंग्स अटेंड करने का, तो वो सब चीजें डॉक्यूमेंटेड होती है। दूसरा, अगर क्लॉज बी है 6A का, 6A का क्लॉज बी मतलब ये क्लास ऑफ क्रेडिटर्स जिन्होंने आईपी अपॉइंट कर दिया, कॉमन आईपी, उसकी बात हो रही है। तो बोला कि इट शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट। सारे क्रेडिटर्स ने मिलके एक आईपी अपॉइंट किया और उस आईपी ने एनसीएलटी को इन्फॉर्म कर दिया कि मैं इतने सारे क्रेडिटर्स का कॉमन रिप्रेजेंटेटिव हूं, तो उस आईपी को भी तो फीस देनी पड़ेगी। अब वो आईपी जो फीस चार्ज करेगा वो सीआईआरपी का खर्चा माना जाएगा ऑफिशियली, वो ओन अकाउंट पे नहीं है। और देखो इसको कंपेयर कर रहा हूँ सबसेक्शन 6 से, तो सबसेक्शन 6 में जो सी पॉइंट लिखा था ना ऊपर, उसमें क्या बोला था कि हर एक पर्सन, आप में से हर एक फाइनेंशियल क्रेडिटर अपना अपना पर्सनल आईपी अपॉइंट कर सकता है, बट वहां लिखा था एट हिज ओन कॉस्ट, आप अपनी जेब से आपको उसको पैसा देना पड़ेगा। वो सीआईआरपी का खर्चा कॉमन खर्चा नहीं है, क्योंकि आप चारों में से कोई एक अग्री कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। एक बोल रहा है मैं खुद चली जाऊंगी, एक बोल रहा है नहीं मैं आईपी को भेजूंगा। अब आईपी का खर्चा कौन भरेगा? बोले नहीं वो तो अपन चारों में डिवाइड होगा। तो बाकी 3 बोलेंगे चारों में क्यों डिवाइड होगा भाई, तुझे आईपी को भेजना है तू भेज, हम तो खुद चले जाएंगे, वो तेरा पर्सनल खर्चा है।
यहाँ पे क्या हो रहा है 6A वाले में सारे क्रिएटर्स ने मिलके एक कॉमन आईपी अपॉइंट किया है और उन क्रिएटर्स की सारी लिस्ट एनसीएलटी में गई है, तो मतलब सबने कंसेंट दिया होगा तभी आईपी अपॉइंट हुआ है, तो अब तो खर्चा सब में बटेगा ना, तो बोला सीआईआरपी के खर्चे में डाल दो ना, सबने ही देना है तो कॉमन पूल में डाल दो, एक ही बात होगी। इसमें एक्सेप्शन में कोई नहीं है कि कोई ना बोल रहा है कि मैं क्यों भरूं, अरे भाई तुम सबने साइन किया सभी भरोगे ना, वो कॉमन एक्सपेंस हो गया वैसे, तो ये डिफरेंस है। बोलो बात समझ आ रही, क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट सबसेक्शन 7, द बोर्ड में स्पेसिफाई द मैनर ऑफ वोटिंग and determining of voting share in respect of financial debts which are covered under subsection 6 as well as 6 capital A। हाँ, वोटिंग शेयर कैसे होगा वो तो IBBI डिसाइड करेगा। वेटेड वोट्स ही होते हैं आपके फंड्स के बेसिस पे, जितना आपका पैसा फंसा हुआ है उतना वोट आपको यूज करने को मिलता है। नेक्स्ट सबसेक्शन 8, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द कोड। इस फ्रेज का मतलब बता दो। एड ऑन द कोड, एड ऑन कोड में जो दिया उसके पूरे करना। वो जब बना था एनफोर्स जो नहीं, ये तो प्रोवाइडेड इन द कोड ही बोला है, कोड के अलावा कैसे हो सकता है? आप पूरा सेंटेंस पढ़ लेते, चलो फिर बता दो। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस कोड, ऑल डिसीजंस ऑफ द कमिटी ऑफ क्रिएटर्स शैल बी टेकन बाय अ वोट ऑफ नॉट लेस देन 51% ऑफ वोटिंग शेयर ऑफ द फाइनेंशियल क्रिएटर्स। इन शॉर्ट ऐसा बोला है कि कमिटी ऑफ क्रिएटर्स की कोई भी मीटिंग होगी तो मिनिमम मेजोरिटी कितनी होगी? 51%। ठीक है, अब इसमें जो सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस कोड लिखा है, अब इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है? अगर इस पूरे कोड में, आईबीसी में, इस प्रोविजन के अलावा किसी और प्रोविजन में ऐसा लिखा हो कि भाई कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स अगर वोट करते हैं तो मिनिमम वोटिंग परसेंटेज मस्ट बी 66% सपोज, तो 51 वाला माना जाएगा कि 66 वाला? हाँ, वही डिसाइड करना है, बताओ, पढ़ के बता दो। 51 वाला माना जाएगा कि 66 वाला? ये जो यहाँ लिखा है वो प्रायोरिटी, कि जो दूसरी जगह लिखा है वो प्रायोरिटी? और अगर इसको प्रायोरिटी बनाना होता तो क्या लिखा होना चाहिए था? एग्जैक्टली, हाँ, बस वही पॉइंट है, वही आपको इंटरप्रिटेशन समझना था। किसी भी प्रोविजन में स्टार्टिंग में अगर लिखा हो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस कोड और एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, तो उसका मतलब हो गया कि मैंने जो बोल दिया यहाँ वो फाइनल, दुनिया में कुछ भी हो जाए इसके अलावा कुछ नहीं माना जाएगा। बट ये खुद ही बोल रहा है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस। सेव करना मतलब उसको प्रायोरिटी देना, उसको बचा के रखना, उसको प्रिजर्व करना। तो बोला इस कोड में अदरवाइज अगर कहीं कुछ बोला है तो ठीक है, नहीं बोला है तो ये समझ आया, तो ये सब्जेक्ट टू वाली कंडीशन, ये वैसा है। फर्क नहीं पड़ता ना, लिमिट कोई भी हो, ऊपर हो नीचे हो। नहीं, नॉट लेस देन 51 बोला है तो उससे ऊपर की लिमिट होगी, नीचे की तो हो ही नहीं सकती। 51 से नीचे तो मेजोरिटी नहीं बनेगी। जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरल कोई भी हाँ, जनरल की बात हो तो फिर दूसरी जगह जो लिखा हो प्रायोरिटी, हाँ, बट ये वोटिंग वाले में तो यही रहेगी। तो जनरल में कैसे हो सकता है? क्वांटिटी, वो नहीं था प्रेफरेंशियल ऑफर, ठीक है, वैसा भाई 50 मेंबर्स, 100 मेंबर, 200 मेंबर, वहां पे कुछ और हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो 51 से नीचे तो नहीं होगा, कहीं होगा तो ऊपर ही होगा। ठीक है, तो ये जनरल प्रोविजन है सबसेक्शन 8। ये बोल रहा है कहीं कुछ और नहीं बोला हो तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की कोई भी मीटिंग हो, 51% तो यार एक बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई ना, 49 पे तो मेजोरिटी बनेगी भी नहीं, 51 तो रखना ही पड़ेगा। तो ये बहुत टेक्निकल पॉइंट नहीं था, लेकिन वो सेव एज अदरवाइज में क्लैरिफाई कर दिया कि और प्रोविजंस हैं इस लॉ में जहां कहीं 66% बोला है, कहीं 90% बोला है। याद करो विड्रॉल वाला प्रोविजन 12A, 90% था ना, तो वहां 90 था, तो 90 मानोगे कि 51, 90, फिर वो स्पेसिफिक हो गया ना, तो उस चीज के लिए ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। सब बैरेट की लैंग्वेज है ना, तो एकदम प्रॉपर होता है इसमें। नेक्स्ट देखो, प्रोवाइडेड दैट वेयर अ कॉर्पोरेट डेटर डज नॉट हैव एनी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ये कुछ अलग सिचुएशन। कॉर्पोरेट डेटर के कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर है ही नहीं, तो कमिटी में कौन होगा फिर? नहीं, पर फिर कमिटी तो खाली रहेगी ना, फिर कौन होगा? तो फिर किसी और को अलाउ करना पड़ेगा ना। इसमें भी वही बोला हुआ है कि अगर ऐसा होता है तो द कमिटी शैल बी कंस्टिट्यूटेड एंड शैल कंप्राइज ऑफ सच पर्संस टू एक्सरसाइज सच फंक्शंस इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। वो भी रेगुलेशन आएगा, उसमें बोला हुआ है कि ऑपरेशनल वालों को अपॉइंट करना ही पड़ेगा बिकॉज यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस। वैसा है, नहीं, पहले से नहीं अलाउ करना चाहिए। तुम्हें लगता है वो बहुत पंगा हो जाएगा? पहले से अलाउ करेंगे ना तो 2 लाख 5 लाख जिसका बाकी होगा ना, वो खाली अपनी ही मर्जी चलाएगा, मेरे को तो यही चाहिए, मेरे को तो मेरे पैसे से मतलब है। वो कैसा है, वो सेल्फिश हो जाएगा, पैनिक हो जाएगा।
फाइनेंशियल क्रेडिटर्स इंस्टीट्यूशंस होते हैं, पैसा लेके बैठे होते हैं, एक में फंसा हुआ है तो 10 से कमा भी रहे होते हैं, तो वो ना सुलझा हुआ डिसीजन लेते हैं। आपके जैसे इंडिविजुअल्स है, आपने मेरी कंपनी को उधार पे गुड्स दिया है, आपने सर्विसेज दी है, आपका पीछे पेमेंट करना बाकी है, तो आप टेंशन में हो कि यार इससे पेमेंट नहीं आया तो मैं कैसे चुकाऊंगा, मेरी जेब से जाएगा, ये लोग तो बोल रहे हैं 6 महीना और लगेगा, तो 6 महीने मैं क्या करूंगा, आप प्रेशर में हो। तो प्रेशर में आप वो डिसीजन लोगे जिसमें आपका टेम्पररी पैसा निकल है, कंपनी बंद हो जाए, आप बोले मुझे क्या जाता है, मुझे मेरा पैसा चाहिए। तो दैट इज नॉट द वे आईबीसी वर्क्स। आईबीसी में उनको रिजोल्यूशन निकालना है, और रिजोल्यूशन निकालने के लिए बहुत बार पेशेंस रखना पड़ता है, और पेशेंट डिसीजन वही ले सकता है जिसको स्ट्रेटेजिक समझ हो कि ये चीजों में कैसे डिसीजन लिया जाना चाहिए। इसलिए बोला अभी पहले ऑपरेशन वालों को बाहर रखो, ये पूरा केओस कर देंगे और आपका कोई फैसला बनेगा नहीं, लिक्विडेशन ही होगा। इससे बेटर है फाइनेंशियल वालों को ही आने दो। तो वो तो सुलझा हुआ पॉइंट है कि ऐसे ही होना चाहिए, इसलिए इनको सेकंड प्रायोरिटी पे रखते हैं, वो ठीक है। नेक्स्ट, द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स शैल हैव द राइट टू रिक्वायर द आरपी टू फर्निश एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू द कॉर्पोरेट डेटर। हाँ वो तो सही है ना, कमिटी बन चुकी है, अब तो आप मालिक हो, आप सबके हाथ में गाड़ी है, जैसे चलानी है। अब आपने आरपी को बोला कि भाई हमें कॉर्पोरेट डेटर के बारे में कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो देगा, तभी तो आप लोग डिसीजन ले पाओगे कि आपका पैसा निकलेगा कैसे। तो वो उसकी ड्यूटी है और आपका पावर है। नेक्स्ट, द आरपी शैल मेक अवेलेबल एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सो रिक्वायर्ड बाय द कमिटी अंडर द गिवन सबसेक्शन विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days ऑफ सच रिक्वेजिशन। बोले अभी के अभी बताओ। अरे सर मैं चैट जीपीटी थोड़ी ना हूं, टाइम तो दो मेरे को, आपने डेटा मांगा है तो मैं इकट्ठा करके देता हूं ना, 7 दिन में मिल जाएगा। अगला जो है सबसेक्शन, ये ऐड हुआ है, क्या बोला है वो देखते हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये अब जा रहा है लिक्विडेशन की तरफ। थोड़ा फोकस करना, सब लिखा हुआ है इसके अंदर पर मैं पहले हिंट दे रहा हूँ। यहाँ पे बोला है बात लिक्विडेशन की तरफ जा चुकी है, सीआईआरपी फेल हो चुका है। वेयर द लिक्विडेशन प्रोसेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इज इनिशिएटेड अंडर चैप्टर 3, the committee of creditors constituted shall also supervise the conduct of the liquidation process by the liquidator, and the provision of this section and section 24 वो आगे आएगा shall apply to such liquidation process as the context may require। अब ये पॉइंट क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी था। अभी तक क्या मैटर चल रहा था, कमेटी बनी थी, अभी तो सीआईआरपी की कोशिश चल रही थी, अब सीआईआरपी नहीं हो रहा, रेजोल्यूशन प्लान नहीं बन रहा है, कुछ चल नहीं रहा है, एंड लिक्विडेशन का डिसीजन आ चुका है कि लिक्विडेशन का प्रोसेस स्टार्ट करो। अब कमिटी का क्या रोल और पावर रह गया, क्योंकि अब तो लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया। अब लिक्विडेटर बोलेगा भाई अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ, मैं देख लूंगा। ऐसा नहीं है, सबसेक्शन 11 में बोला सुपरविजन कर सकते हैं, मतलब काम लिक्विडेटर ही करेगा, उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, बट वो क्या काम कर रहा है उसकी पंचायत ही पूरी कर सकते हैं। भाई हमें जानना है आप क्या कर रहे हो, अरे तुम्हें क्यों बताऊं, अरे सर नया सेक्शन ऐड हुआ है, क्या बात कर रहे हो, हमें तो पूरी गॉसिप चाहिए क्या चल रहा है अंदर। तो सर वो लोग उनको ऐसा बोलेगी, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है। नहीं, वो पावर उनके पास नहीं, क्योंकि कमेटी वालों का स्टोरी खत्म हो चुकी है, वो तो सीआईआरपी तक ही रहता है। लिक्विडेटर जो काम कर रहा है वो तो एज पर द कोड कर रहा है, और कोड के अंदर लिक्विडेशन के पूरे रेगुलेशंस बने हुए हैं। तो अब ऑटो पायलट पे चली गई ये चीजें, अब कमेटी का कुछ रोल नहीं है, सुपरविजन कर सकते हैं। हाँ उनको ये लगे कि लिक्विडेटर एज पर लॉ नहीं जा रहा है तो एनसीएलटी में जाना है तो भागो, वो एक अलग बात है। तो सुपरविजन करने का राइट आपको दिया, उसके ऊपर कुछ नहीं बोला, कर सकते हो ठीक है। वैसे भी बैठे बैठे बोर हो रहे होगे, टेंशन तो होगी क्या होगा पैसों का, पंचायती करने के लिए आपको अलाउ कर दिया तो करते रहो, और क्या। प्रोवाइडेड द बोर्ड में स्पेसिफाई एनी अदर क्लास और क्लासेस ऑफ क्रेडिटर्स who may attend the meetings of the committee of creditors during the liquidation process but shall not have any right to vote in such meetings। ठीक है, ये तो प्रोविजो हो गया, इसमें चीजें क्लैरिफाई कर सकते हैं। और ये एनी क्लास में ना आपके ऑपरेशनल क्रेडिटर्स ही आएंगे, और दूसरा तो कौन सा क्लास बचा फाइनेंशियल के अलावा, वैसा एक्सप्लेनेशन भी दे दिया इसके साथ। आईबीबीआई बोर्ड मतलब पूरी बुक में आईबीबीआई, हाँ मैं तो स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ, जहां बोर्ड आ रहा है वो आईबीबीआई ही है, एक ही तो बोर्ड है, सबका मालिक एक। चलो एक्सप्लेनेशन में और क्या बोला है, इसी चैप्टर के लिए उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है। फॉर द पर्पस ऑफ चैप्टर 3 इट इज हियरबाय डिक्लेयर्ड दैट द प्रोविजंस ऑफ द गिवन सबसेक्शन 11 एंड सेक्शन 34 कैपिटल ए एंड सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 एज अमेंडेड बाय द आईबीसी अमेंडमेंट एक्ट 2026 shall apply to the liquidation process of a corporate debtor initiated after the date of commencement of the Amendment Act and the ongoing liquidation process of the debtor as on such date where the liquidator has not made an application under section 54 for which the committee of creditors shall continue to be the remainder of the liquidation process। Simply ये बोलना चाह रहे हैं कि 26 मई 2026 जिस दिन ये अमेंडमेंट एक्ट आया, ठीक है, उस दिन
ऑलरेडी जो लिक्विडेशन प्रोसेस ऑनगोइंग थे और अब उस दिन के बाद जो भी लिक्विडेशन प्रोसेस शुरू होंगे उन सब में सबसेक्शन 11 अप्लाई होगा। सिंपल स्टोरी। तो प्रोस्पेक्टिव भी हो गया और करंट जो चल रहे थे उस पर भी हो गया। 26 मई के पहले भी किसी का तो लिक्विडेशन प्रोसेस शुरू हुआ होगा, 25 मई को हुआ होगा, तो एज ऑन 26 में जब ये अमेंडमेंट आया तो सबसेक्शन 11 उन पे भी एप्लीकेबल और अब से जो लिक्विडेशन प्रोसेस होंगे उन पे भी एप्लीकेबल। मतलब कमिटी को जो ये राइट दिया ना दोनों केसेस में, ऑन गोइंग में भी और नए वाले में भी, अब जो खत्म हो गए उसमें तो सेंस बनता नहीं है, तो देखो इम्प्लाइड बात हो गई वैसे। ठीक है, तो ये नया सबसेक्शन ऐड हुआ था अमेंडमेंट के साथ, वो आपको बता दिया। बोलो बात समझ आई? ये एक सेक्शन था 21, 11 सबसेक्शंस, प्रोविजो, एक्सप्लेनेशन, एग्जैक्ट बैरेट की लैंग्वेज वर्ड टू वर्ड। अब इसमें देखो ये पढ़ने के बाद कुछ बचा ही नहीं, तो आप कोई भी एंगल से सोचने जाओगे सर ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो वैसी कोई बात ही नहीं बची, क्योंकि जितनी पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी सेक्शन में आपने पढ़ ली। तो ये कंप्लीट प्रोविजन था और इस तरीके से इसको इंटरप्रेट करना है। ओवरऑल क्रक्स निकाले तो हमने ये देखा कि भाई फाइनेंशियल क्रिएटर्स कमेटी में होते हैं। फाइनेंशियल क्रिएटर्स अगर कंसोर्टियम में है तो क्या, ट्रस्टी अपॉइंट कर रखा है तो क्या, खुद जाना है तो, आईपी को भेजना है तो, अगर सबका कॉमन आईपी है तो कॉमन खर्चा, पर्सनल आईपी है तो पर्सनल खर्चा, तो ये सारे ऑप्शन इन्होंने बता दिए। अगर आप फाइनेंशियल क्रिएटर भी हो और ऑपरेशनल भी हो तो फाइनेंशियल के तौर पे तो आप जा ही सकते हो। अगर आप ऑपरेशनल हो और आपने अपना डेट पास ऑन कर दिया तो जिसको पास ऑन किया वो भी ऑपरेशनल ही माना जाएगा, तो वो बैकडोर एंट्री है ऐसा कुछ आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो मेनली हमने ये स्टोरी यहाँ पे देखी वैसा। दिस इज सेक्शन नंबर 21। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा पार्ट, अदर साइड ऑफ द स्टोरी, कॉम्पोजिशन ऑफ द कमिटी ऑफ क्रिएटर्स। कौन कौन सी टाइप की कमिटी बन सकती है? अभी तक हमने इतनी बात की है कि सिर्फ फाइनेंशियल क्रिएटर्स को ही वेलकम किया जाता है और उसका रीजन आपको बताया, बट फिर ये भी देखा हमने एक प्रोविजो में कि अगर फाइनेंशियल क्रिएटर्स है ही नहीं तो फिर क्या ऑप्शन है, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वैसे देख लो, स्टार्टिंग में फ्लो चार्ट में बोला है कमिटी विद फाइनेंशियल क्रिएटर्स, कमिटी विद ऑपरेशनल क्रिएटर्स, कमिटी विद ओनली क्रिएटर्स इन अ पर्टिकुलर क्लास, डिपेंड करता है। थर्ड एंडेड में ओपन एंडेड पॉइंट है, स्पेसिफिक अभी आप फाइनेंशियल और ऑपरेशनल वाले पे फोकस करो। अब नीचे देखो क्या बोला है, composition of the committee of creators where there is no financial creator। आगे स्टोरी, तो वो जो प्रोविजो था सच क्लास सच मेंबर एज में बी अप्लाइड, वो यहाँ पे है। इसके लिए है आपका रेगुलेशन नंबर 16 ऑफ CIRP रेगुलेशंस, कमिटी विद ओनली ऑपरेशनल क्रिएटर्स। अब अगर ऑपरेशनल क्रिएटर्स है मतलब वो लोग हैं जिन्होंने ऑपरेशनल डेट दिया है, ये कुछ हंड्रेड्स में भी हो सकता है, बड़ी कंपनी है, हजारों करोड़ों का मामला है, तो कितने लोग होंगे जिससे हम गुड्स खरीदते होंगे, हमारे वेंडर सप्लायर बहुत लोग होंगे, तो बोला सबको इंक्लूड नहीं करना है, ये तो फिर हजारों लोगों का ग्रुप बना दोगे तो फिर 51% वोट कराने में जान निकल जाएगी, नहीं पॉसिबल है। तो बोला उन लोगों को ही इन्वॉल्व करो जिनकी कुछ वैल्यू है, जिनका बड़ा स्टेक है और जो समझदारी से फैसला करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा रिस्क वाला मामला है। तो इन्होंने एक लिमिट सेट कर दी 18 ऑफ द लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रिएटर्स बाय वैल्यू, टॉप 18। बोले सर टॉप 18 कैसे डिसाइड होगा? पैसों के बेसिस पे। टोटल ऑपरेशनल डेट मान लो 10 करोड़ का है, 10 करोड़ कितने लोगों में बटा हुआ है? किसी का 2 लाख है, किसी का 5 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 1 करोड़। बोले इसकी लिस्ट बनाओ हायर टू लोअर, जिसका सबसे बड़ा पैसा फंसा हुआ है वो नंबर 1, ठीक है। वहां से देखो पहले 18 कौन है, 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर्स बाय वैल्यू, ठीक है। और बोला टोटल ही 18 से कम है तो सबको इंक्लूड कर लो, फिर तो झमेला है ही नहीं। प्रॉब्लम वहां है जहां हंड्रेड्स में है, 300 400 500 700 लोग हैं, सबको इंक्लूड कर लोगे तो क्या डिसीजन होगा? तो बोले नहीं भाई, वैल्यू देख लो, टॉप 18 को ले लो, बाकी को छोड़ दो, वैसा है। अब टॉप 18 जो फैसला करेंगे वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा, सीधी बात है। अच्छा, ये 18 के साथ साथ और भी लोग, बोले आपकी कंपनी के जो वर्कमैन है, बड़ा ग्रुप सैलरी वाले, किसी की 25,000 बाकी है, किसी की 15,000 बाकी, किसी की 2 लाख बाकी है, तो बोले उन सबका एक रिप्रेजेंटेटिव, सबको नहीं बुलाना है, मैं तुम्हारा एक मुखिया चुन लो, कौन आएगा तुम्हारी तरफ से, एक ही आएगा बस, तुम्हें लगता है कि तुम सबका रिप्रेजेंटेशन कर लेगा, उसको भेज दो। तो 18 + 1 हो गया। फिर एक और, आपके एम्प्लॉयज का रिप्रेजेंटेटिव। अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्कमैन एंड एम्प्लॉय। वर्कमैन मतलब जो मशीन चला रहा है, लोअर लेवल, एम्प्लॉय मतलब मिडिल लेवल, ठीक है, वैसा हो गया। तो वर्कमैन और एम्प्लॉय दोनों ग्रुप्स ही अलग होते हैं ना। मतलब जो ये नहीं मशीनरी लोअर लेवल पर अमाउंट बड़ा बाकी हो तो इन जनरल लिखा है, देखो प्रैक्टिकली नहीं होने वाला। अगर आप ऑपरेशनल क्रिएटर्स की बात कर रहे हो टॉप 18 में, तो कोई दिहाड़ी मजदूर तो होगा नहीं जिसके 1 करोड़ बाकी होंगे, बट सेक्शन में एक बार लिख दिया कि अगर इन वर्कमैन में से कोई ऐसा है जिसका उतना बड़ा अमाउंट बाकी है कि ऊपर के टॉप 18 में आ गया है, ग्रुप ही छोटा है तो अभी ऊपर नहीं बोला था, 18 से कम ही लोग है तो
पता चला वर्कर्स भी 2-4 ही थे, वर्कर भी 2-3 ही थे, एम्प्लॉय भी 1-2 ही थे, तो सबको तो टोटल मिला के सब लोग 18 में आ गए। जब सब लोग मिला के टोटल ही 18 से कम है तो फिर इस कैटेगरी में तो कोई होगा ही नहीं, तो जो वहां इंक्लूड हो गया उसको वापस यहाँ पे इंक्लूड कैसे करोगे आप? ठीक है, बात समझ आ गई? तो ये प्रैक्टिकली अंडरस्टूड है। तो 18 + 1 मैक्सिमम कितना हो गया? 20। बट अगर इनमें से कोई लोग ऊपर 18 में ऑलरेडी हैं तो उनको वापस यहाँ ऐड नहीं कर सकते, कॉमन सेंस। एक इंसान 2 बार कैसे ऐड होगा? तो वो अंडरस्टूड हो गया कि वो हो भी नहीं पाएगा वैसे। ठीक है, सर अगर उसका दो तो उसका लोन भी दिया कंपनी का, वो एम्प्लॉय भी सब पोस्ट सब हुआ तो दोनों हाँ हो सकता है, तो और ऊपर आ गया तो फिर इधर नहीं आएगा ना। कोई पैसा रिकवर कर लेगा वो। अगर इतना इंक्रीज नहीं अरे एक ही कमेटी में तुम 2 कुर्सी लेके कैसे बैठोगे? सेकंड पर सैलरी का भी पैसा नहीं वो तो ठीक है, बट वो उनका बोलने का मतलब वही है कि ऊपर के 18 में तुम हो तो तुम इस कमरे में बैठे हो ना, फिर 19वां तुम खुद बन के कैसे आओगे? तो इसलिए तो बता रहे कि ऊपर आ गए तो भाई यहाँ पे फिर वापस अपने आप को मत गिनना, गिन भी लिया तो 2 चेयर लेके बैठ जाना, एक खाली रखना बाजू, अरे ये भी मेरी ही है, ठीक है, और क्या कर सकते हो? लॉजिक नहीं ना उसका, वैसे बात है। अगर ऊपर इंक्लूड नहीं हुआ तो फिर नीचे तो आएगा ना। हाँ तो आएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, केस अभी छोड़ दो, केस तो फिर बाद में आराम से देखेंगे। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बाय इंडिविजुअल क्रिएटर। ये ऊपर था वैसे ही पॉइंट है, देख लो। सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 6A 6B ऑफ 21, सब्जेक्ट टू अभी देखा ना 21 में 6A 6B पूरा डिस्कस किया। सब्जेक्ट टू दैट बोला एनी क्रिएटर हु इज अ मेंबर ऑफ द कमिटी मे अपॉइंट एन आईपी अदर देन द आरपी, क्योंकि जो ऑलरेडी आरपी है वो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेगा? टू रिप्रेजेंट सच क्रेडिटर इन द मीटिंग अलॉन्ग विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग फी टू सच इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। मतलब आप देखो, आप क्रेडिटर हो लेकिन आपको लगता है कि यार मुझे समझ नहीं है ये सब चीजों की, मुझे कमेटी में इंक्लूड किया है नो डाउट, लेकिन मैं खुद जाऊंगा तो मुझे टेक्निकल चीजें नहीं समझ आती। भाई मैंने तो उधार दिया है पैसा और मेरा पैसा फंसा हुआ है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ इस मामले में, मुझे चाहिए प्रोफेशनल हेल्प। क्या ऐसा हो सकता है कि कमेटी की मीटिंग में मेरे बदले मेरा CS चला जाए? मैं उसको अपॉइंट करने के लिए तैयार हूँ, मैं उसको फीस देने के लिए तैयार हूँ, तो बोला चलेगा। इस पॉइंट में ये बोला है कि कोई भी फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है या कमेटी का मेंबर जो है वो एनी क्रेडिटर बोला है, ऐसा फाइनेंशियल स्पेसिफिक नहीं बोला, कोई भी इंडिविजुअल क्रेडिटर अपने बदले किसी आईपी को अपॉइंट करके बेच सकता है। आईपी की कॉस्ट कौन भरेगा? वो खुद भरेगा, वो कोई कॉमन कॉस्ट तो है नहीं, ठीक है। और आईपी जिसको भी वो अपॉइंट करे वो कंपनी के एग्जिस्टिंग आरपी के अलावा कोई और होना चाहिए। ये तो इम्प्लाइड सी बात है, सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए लिखा है, तो ऐसा हो सकता है, इसमें मना नहीं किया। दिस इज सेक्शन 24 सबसेक्शन 5, सिंपल स्टोरी है, बात समझ आई? चलिए, और ये बात ऑपरेशनल क्रेडिटर में ज्यादा लागू पड़ेगी। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स वो होते हैं जो इंडिविजुअल्स होते हैं, हो सकता है कोई पढ़ा लिखा ना हो, बिजनेसमैन हो, उधार में गुड्स बेचा है, पैसे फंसे हुए हैं, बोलता है यार मेरे को ये सब IBC ये सब कुछ समझ में नहीं आता है, क्या कमेटी में बोलना है, क्या डिसीजन लेना है, क्या फायदा है क्या नुकसान है, मैं पढ़ा लिखा नहीं, तो मुझे चाहिए प्रोफेशनल हेल्प, तो मैं किसी CS को अपॉइंट करके IP के तौर पे भेज दूंगा, उसकी फीस मैं दे दूंगा। तो फिर वहां पे लॉ को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि ये खुद क्यों नहीं आया, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आती, मैं आऊंगा तो मैं डिसीजन में कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे बदले वो प्रोफेशनल आता है तो प्रॉब्लम क्या है? मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, आप भेज सकते हैं वैसे। ठीक है, अच्छी बात है ना, थोड़ा आपके लिए कन्वीनियंट कर दिया और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़े। अब यहां से जो टॉपिक है दिस इज मेनली अबाउट ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। फाइनेंशियल क्रेडिटर की बात यहाँ खत्म हो गई है अभी के लिए, ऑपरेशनल क्रेडिटर की बात खत्म हो गई, कमिटी में किसको इंक्लूड करना है किसको नहीं वो हमने देख लिया, किसके बदले कौन मीटिंग अटेंड करने जा सकता है वो हमने देख लिया। अब जो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव वर्ड पीछे जितनी बार आया, अब उस पर चर्चा शुरू होगी कि ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन है, उसके पावर्स क्या है, उसकी ड्यूटीज क्या है, उसको पे कैसे करना है, वो स्टोरी। तो यहाँ से वो पार्ट स्टार्ट हो रहा है। वैसे टाइम क्या हुआ, 3 बज गए। अब ये स्टोरी है एक्चुअली कंटिन्यूस, क्योंकि पूरा रेगुलेशन है, तो अगर अपने को स्टॉप करना है तो फिर यहाँ पे कर देना चाहिए, नहीं तो फिर आधा आंसर छूट जाएगा फिर। तो आई थिंक यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि ये रेगुलेशन 16 कैपिटल A है, ये देखो 3-4 पेज तक वही चल रहा है पूरा, सब रेगुलेशन 10 तक, और फिर सेक्शन 24 आ रहा है, तो फिर आज नहीं रखते इसको, कल ही स्टार्ट करेंगे। तो ये कंटिन्यूटी में चलेगा ना तो अच्छा है, कोई टॉपिक बीच में छोड़ेंगे फिर मजा नहीं आएगा। पेजेस तो अपने अच्छे खासे हो ही गए। 21 सेक्शन क्योंकि टेक्निकल था वो एक्ट वाला, तो टाइम लेता है वो।